दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी अदला बदली। बस तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने अगल बगल नजरें दौड़ाई। ज्यादातर मुसाफिर अलग अलग तरीके से ऊँग रहे थे। मेरे पास बैठे भाई साहब मेरे कंधे पे लुढ़के आ रहे थे। ड्राइवर के ऐन पीछे बैठे बुजुर्गवार अपनी नींद पे भरसक कंट्रोल रखे हुए थे, लेकिन बीच बीच में उनका सर लहरा जाता और गर्दन झटका खा जाती। कानों से जब मैं ईयरफोन निकालता तो पीछे कहीं से किन्हीं देवी जी के कान फाड़ू खर्राटे दहला देते। कुल मिला के कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने से लेकर मेरे कस्बे तक के बस के इस सफर में पिछले 2 सालों में कोई खास बदलाव नहीं आया था, पर इतने समय में बदलाव तो मेरे अंदर आ चुका था। नौकरी करते करते 2 साल हो गए थे ना। मेरी टी शर्ट के कॉलर के पीछे अब जानी पहचानी कंपनी का टैग था और गोद में रखे बैग पर भी। तिरछी नजर अपने चमचमाते जूतों पर डालते हुए, खुशबूदार जेल से सेट किए बालों में हाथ फेरते हुए मैं बाहर देखने लगा। इतने दिनों बाद घर जाना और सबको सरप्राइज देना बहुत अच्छा लग रहा था, और खास तौर से जब रिया मुझे देखेगी तो उसे कैसा लगूंगा मैं। रिया का नाम ध्यान आते ही दिल ने कुछ उछाल सी मारी। अब कैसी होगी वो चूहिया? वैसे ही पटर पटर करती मुझसे झगड़ा करेगी या कुछ सुधर गई होगी? मेरी तरह इन 2 सालों में थोड़ा बहुत तो बदली ही होगी। थालियों की अदला बदली से हुई उससे पहली मुलाकात याद थी मुझे। तकरीबन 4-5 साल पहले की वो शाम, जब दादी माँ ने एक बड़ी सी थाली में पूड़ी, सब्जी, अचार, पापड़ और भी न जाने क्या क्या भरकर बुआ के क्रोशिया से बुने थाल पोश से ढककर मुझे और दीपू को पकड़ा के रवाना कर दिया था। जा बेटा, वो दूसरी गली के तीसरे मकान में नए किराएदार है ना, जा वहीं दे। अपना नाम और घर बता दियो ताकि ये थाली वो वापस भिजवा सकें। इस काम में तो हम दोनों भाई एक्सपर्ट थे। थाली पकड़े पकड़े एक दूसरे को फुटबॉल पास करते हुए हम चल पड़े, और बताए गए घर के पास पहुंचते ही शैतानी में बॉल हमने अंदर उछाल दी। तुरंत ही डबल स्पीड से फुटबॉल वापस आई तो हम हैरान रह गए। जीन्स पहने, तिरछी कैप लगाए, कमर पे हाथ टिकाए और बड़ी बड़ी आंखों से घूरती रिया सामने खड़ी थी। ये तो अलग टाइप की लड़की थी। लगा दोस्ती हो सकती है। हमारा मोहल्ला तकरीबन एक परिवार ही है, जहां न घरों के बीच ज्यादा दूरियां रहीं और न ही दिलों के बीच। रिया उसी थाली में केक रख के लौटाने आई थी। छोटे कद की लड़की और इतना लंबा सलवार सूट, पर मानना पड़ेगा कि दादी माँ से तुरंत ही उसकी पटने लग गई थी। कुछ ही दिन में मेरी राय फिर बदल गई जब मैंने उसको मैदान के किनारे बरसात के पानी से भरे गड्ढे में उतरते देखा। पता चला एक छोटा सा पपी उसमें गिर गया था, जिसको निकालने की कवायद की थी उसने। ये बात अलग है कि फिर खुद ही फंस गई थी और मुझको निकालना पड़ा था उसे। वो कुछ और लड़कियों की तरह रोंदू नहीं थी जो बस जरा सा बॉल लग जाए और रोने लगे। अपना दांव दिए बिना भागती भी नहीं थी। नहीं उन बात बेबात शर्मा जाने वालियों में से थी जो दिमाग को लट्टू सा घुमा के रख देती थी। मैंने देखा कि मैं उससे चोटी वाले मासाब से लेकर लेटेस्ट फिल्म तक सब डिस्कस कर सकता था। मैं अपने एम्बिशन बताता, वो अपने सपने। फिर मैं आगे पढ़ने कानपुर चला गया और धीरे धीरे हमारी दोस्ती में कुछ और भी रंग घुलने लगे थे। घर में सभी के लिए मैं कुछ न कुछ गिफ्ट लाया था, लेकिन रिया के लिए कुछ खास। बैग खोलकर मैं हाथ अंदर डालकर टटोलने लगा। अलग अलग किस्म के पैकेटों के बीच में फिर एक सॉलिड सा चौकोर डिब्बा हाथ लगा। मैंने चैन की सांस ली। आखिरी बार उसने सिडनी शेल्डन की जो नॉवल मंगाई थी ना, वो जल्दबाजी में अपनी टेबल पे ही भूल आया था। कैसे ताने मारे थे उसने। चौराहे के दीक्षित मिष्ठान भंडार से 3 बार लस्सी के कुल्हड़ लाने पड़े थे उसके लिए, वो भी चोरी छुपे। चटोरी कहीं की। पर पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता था कि इक्वेशन कुछ बदलने वाली है। पता नहीं क्यों रिया अब ख्यालों में कुछ ज्यादा आने लगी थी। आंखें बंद करे ही हुए मैंने गहरी सांस ली। अब जमीन की जानी पहचानी सौंधी सी महक आने लगी थी।
और जब उसमें हरियाली और नदी के पानी की खुशबू घुलने लगी तो आंखें बंद करके भी मैं जान गया था कि घर करीब आ रहा था। बस स्टैंड से मुश्किल से 10 मिनट की वॉक और मैं अपने घर के गेट के सामने खड़ा था, जिसमें न कुंडी थी न डोरबेल, सही अर्थों में वेलकम। ये इन पुराने किस्म के लोहा लाट दरवाजों का मैकेनिज्म भी कमाल होता है। आप जितना भी आहिस्ता से उसको खोलकर दबे पांव अंदर घुसना चाहें, वो इस कदर ची चू चा की आवाजें निकालते हैं कि अंदर पता चल ही जाता है। सो इधर मैं हाफ वे अंदर हुआ था कि अंदर से दादी माँ की रौबीली आवाज बाहर गली तक गूंज गई। कौन? अटैची को कवच बनाकर सामने लटकते नींबू के पेड़ की लदी डालियों के कांटों से खुद को बचाते हुए मैंने पोर्च क्रॉस करके ग्रिल के पार लंबा सा गलियारा पार किया। दीपक और सोनी को होठों पे उंगलियां रख के मैंने इशारा कर दिया। दादी माँ अब तक झल्लाकर 2-3 बार और आवाज लगा चुकी थी। तभी मैं सामने आ गया और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे सोमू, तू? मुस्कुराते हुए उनके पैर छूकर मैं उनसे लिपट गया। मेरा माथा चूमा उन्होंने और अपनी धोती के छोर से अपनी आंखें ढकी और सुबकना शुरू कर दिया। कोई आए कोई जाए, मेरी प्यारी दादी माँ ऐसे ही रोती थी। उनकी आवाज सुनकर मम्मी तो रसोई से निकल आई ही, कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। खूब देर तक मुझे स्टार वाली फीलिंग आती रही। आखिर मेरी तनख्वाह, गुड़गांव के मकान का किराया और मेरी टी शर्ट का दाम और किस किस के बच्चे को क्या सब्जेक्ट्स दिलाए जाएं ताकि उनकी भी मेरी तरह मज़े की नौकरी लग सके, ये बता के ही मुझको पड़ोसियों से मुक्ति मिली। तब तक मेरी पसंद के व्यंजनों से रसोई महकनी भी शुरू हो गई थी। मैंने नजरें दौड़ाई। कुसुम चाची यानी रिया की मम्मी नहीं आई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। कुछ देर बाद मम्मी अपने हाथों से ज्वार की रोटी के कौर बनाकर चने की भाजी के साथ मेरे मुंह में एक एक कर डाल रही थी और दादी माँ खीर का कटोरा भरे चले जा रही थी। तभी मुझको मौका मिल गया। दादी, तश्तरी में थोड़ा भाजी निकाल देना, कुसुम चाची के यहाँ दे आऊंगा और मिल भी आऊंगा। अचानक जैसे बम फटा हो, दादी माँ के हाथ से सरौता झंझना के गिर पड़ा। मम्मी उठ के चली गई। पापा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। खबरदार जो उनका नाम भी लिया, दादी माँ की तेज गूंजती आवाज से मैं सकते में आ गया। दादी माँ इतनी ज्यादा नाराज कैसे हो सकती हैं रिया की फैमिली से? पहले मैंने जब भी दादी माँ को फोन किया था, उन्होंने रिया की तारीफों के कसीदे पढ़े थे, जैसे उनसे उनका दिल का कनेक्शन था। वो इतनी प्यारी है, बड़ा सुंदर भजन गाती है, बढ़िया चंपी करती है वगैरह, इतनी तारीफें करती कि मुझे तक जलन होने लग जाती। लेकिन फिर क्या हो गया? दीपक को आने का इशारा करके मैं अपने कमरे में आ गया। जल्दी बता दीपक, ये दादी माँ इतनी गुस्सा क्यों है? क्या किया रिया की फैमिली ने? दरवाजा बंद करके खटिया पे लुढ़कते हुए उसने इत्मीनान से कहा, अरे भैया, वही तश्तरियों की अदला बदली का चक्कर है। मैं समझ गया, मैटर सीरियस है। एक्चुअली इससे ज्यादा सीरियस मैटर मैंने मोहल्ले की राजनीति में देखा ही नहीं था। लोगों का खानदान, रुतबा, हैसियत, समझ, संस्कार वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ तश्तरियों के आदान प्रदान यानी कि अदला बदली से पता लगाए जा सकते हैं। मुझे याद है जब ओवरसियर साहब तबादला होकर यहाँ आए थे, सभी रसूखदारों ने, जिनमें हमारी दादी माँ भी शामिल थीं, खास थालियां सजा के उनके आवास पे भेजी थीं। लेकिन वहां से थालियां वापस खाली भिजवा दी गई थीं। ऐसा बॉयकॉट हुआ कि बेचारी मिसेस ओवरसियर अपनी गलती कभी जान ही नहीं पाई। हर छोटे बड़े मौके बेमौके तश्तरी भिजवाना हमारे कस्बे का ट्रेडिशन रहा है, और जिसके घर ये पहुंचे वो दुगना अच्छा सामान भर के वापस भिजवाए, तभी वो रिश्ता निभाने लायक समझा जाएगा। कहीं से मूंग दाल के भजिए या मंगोड़े आते तो दादी माँ पहले निरीक्षण करती, फिर डिक्लेयर करती, शुक्लाइन नहीं कहें पर चटनी ना पीस पावे हैं, और अगले ही दिन उसी तश्तरी में मूंग दाल का देसी घी में बहता हलवा हम बच्चे भेजने जाया करते। घर में रसगुल्ले बनते जो कि परफेक्ट शेप के होते,
वो दूसरों को भेजने के लिए अलग रख दिए जाते। बेसन के पिठौर या गट्टे की सब्जी तो बनती ही तब जब किसी बेचारे की पाक कला को नीचा दिखाना होता। जिन घरों के बीच थालियों की अदला बदली ज्यादा हो रही होती, हम जान जाते कि उनके बीच संबंध काफी अच्छे हैं। वरना इस कैलकुलेशन से मैं समझ चुका था कि मेरे और रिया के घर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कि बुरा संकेत था। अगर रिया के और मेरे घर के संबंध थालियों की अदला बदली की वजह से बिगड़े हैं, तब तो उनको सुधारना बहुत ही मुश्किल था। दीपक ने पूछा, भैया वो दादी माँ का गोल्ड पॉलिश वाला नीला डिनर सेट याद है ना? अरे वो उनके मायके की आखिरी निशानी वाला? मैंने कहा, हाँ हाँ, अरे उन लोगों ने दादी माँ की उसी सेट की प्लेट चुरा ली है। मेरा दिल बैठ गया। वो सेट तो दादी माँ को जान से प्यारा था, लेकिन कैसे? भैया उनके घर से किसी की शादी का चांदी की थाली में बयाना आया था, तो हमें भी बढ़ चढ़ के लौटाना था ना। तो मैंने सर पकड़ लिया। तो उन्होंने प्लेट लौटाई नहीं? उन्होंने कहा कि दाई के हाथों भिजवा दी थी, पर दाई मना कर रही है। भैया अब उस घर से नाता खत्म। दीपक तो चला गया, मैं सोचता रहा। फिर रात को अपनी अलमारी से लेजर लाइट निकाली और छत पे चला गया। मुंडेर पे खड़ा होके मैंने नॉर्थ की तरफ उसका बटन दबाया। पता था कि लाल रंग का डॉट रिया की खिड़की पे बनेगा। क्या पहले वाला सिग्नल पहचान के वो आएगी? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर में निचली छत से उसकी फुसफुसाती हुई आवाज आई, सोमेश। कुछ ही फीट दूर से उसकी भीनी सी खुशबू महसूस करके खुशी हुई, पर न देख पाने की निराशा भी थी। कैसी हो? मेरे सवाल को नजरअंदाज करती हुई वो रुआंसी सी बोली, हमने वो प्लेट सच में भिजवा दी थी। मुझे उस पर भरोसा था, पर मुसीबत की जड़ वो प्लेट गई कहां? जल्दी ही कोई सॉल्यूशन ढूंढना था। मैंने उसका हाथ पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए समझाया, फिर भी अपने घर में और अच्छे से तलाशो, मैं भी ढूंढूंगा, ठीक है? अगले 3 दिन हम दोनों जुटे रहे, पर वो ऐतिहासिक थाली नहीं मिली। छत की हमारी मुलाकातों पर अब रातें गहराने लगी थीं। एक शाम दादी माँ के पैर दबाते हुए मैंने एक बार फिर कोशिश की, दादी माँ, क्या चीजें इंसान से ज्यादा कीमती होती हैं? उन्होंने करवट लेके मुझे घूरा। अटकते हुए मैंने बात जारी रखी, आपको रिया की याद नहीं आती? चल जा सोने, लगभग झिड़क दिया उन्होंने। उस रात छत की सीढ़ियां चढ़ते समय मुझको ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। जिससे मिलने, जी भर देखने की तमन्ना थी, उससे ही चोरी छिपे मिलना पड़ रहा था। लेकिन बिना ठीक से देखे, फुसफुसाते हुए, 1-2 बातें करते हुए भी रिया के लिए जो मन में एहसास जाग रहे थे, उनसे पक्का था कि हमारे दिल में एक दूजे के लिए फीलिंग्स तो थीं। काश ये थालियों की अदला बदली का मुद्दा बीच में ना आता। और अब तो मेरे गुड़गांव जाने का समय पास आ रहा था। अब हमें मिलना नहीं चाहिए। रिया का गला भराया था। ऐसा मत कहो, हम फोन पे बात करेंगे ना, दादी माँ भी मान ही जाएंगी, और भी तो तरीके हैं। मैंने समझाने की कोशिश की। देखो, फिल्मी रास्ते मत सुझाना। अब जाके मुझे पहली वाली रिया की झलक दिखाई दी और मुझे अपने प्यार पर पक्का यकीन हो गया। रिया, मैं भी उन्हीं का पोता हूं, जिद मेरी भी रहेगी अब। मेरी तेज होती आवाज पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार। सुनो सोमेश, मैं सच में दादी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती। हमारे दिलों को वो बेहतर समझती हैं। फिर भी अगर वो नहीं बदल पा रही तो हमें ही बदलना होगा ना। गुड बाय। मेरी नजर में चांद तारे धुंधलाते रहे और अकेले मैं मुंडेर पे बैठा रहा। एक साये सी दादी माँ वहां छत पर कब से मौजूद थीं और कब धीरे से वापस नीचे उतर गईं, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह खिड़की से आती तेज रोशनी से आंखें खुली। सरदर्द हो रहा था।
नीचे कुछ शोर सा सुनाई पड़ा। मैं जल्दी से नीचे आया। अजब मंजर था। पूरे आंगन में स्टोर से निकलवाया सामान बिखरा पड़ा था, मेरी लकड़ी का घोड़ा भी। मैं उस ओर लपका तो दादी माँ ने टोक दिया, छोड़, अब तो बड़ा हो चुका है, ये सारा सामान बांट बूट के स्टोर खाली करके तुड़वाना है मुझको, और अगली दिवाली तक उसकी जगह बढ़िया कमरा बनवाना है बहू के लिए। दादी माँ अपने खजाने को यूं लुटा रही हैं। चाय का घूंट भरते हुए मैंने अपनी कनपटी हौले से दबाई। तभी देखा मम्मी उनका अनमोल गोल्ड पॉलिश वाला डिनर सेट थामे नीचे चली आ रही हैं। ले दाई, दादी माँ ने आवाज लगाई, अगर ये पसंद है तो तू पूरा ही ले जाना। फिर उन्होंने अपने चश्मे का कांच पोंछते हुए गला साफ किया। मैं भी ना इन चीजों के मोह की पट्टी बांधे बच्चों के सोने से दिल को ना देख पा रही थी। सोमू बेटा, दादी माँ की आवाज सुन के मैं चौंक गया। ये प्रसाद वाली थाली तू ही कुसुम के घर दे आ, और सुन, रिया को यहीं बुला लाना, अब छत पे ना बुलाइयो। उनकी आंखों में शरारत चमकती देखकर मैं सब समझ गया। दादी माँ ने हमारे प्यार की लाज रख ली थी। मैं दौड़ कर उनसे लिपट गया। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब की वो वाले बर्तन लाना, वो ना टूटे वाले, अनब्रेकेबल। क्यों दादी माँ? अरे अब उन्हीं की अदला बदली करूंगी ना, न तस्तरिया टूटे न दिल। हम दोनों की आंखें नम थीं, फिर भी जोर से हंस पड़े। अब सब ठीक था। यह हंसी यकीनन रिया तक भी पहुंच गई होगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NELESHMISRA। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।